हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज से हम पॉलिटी के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों के पॉलिटी के मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम इस सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, जो वास्तव में निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, डेडिकेटेड होके यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिनका टारगेट है कि वो पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी की परीक्षा पास करें, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाएंगे, जिससे हम इतने सारे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर हम अपने दिमाग में फिक्स कर पाएंगे। और यदि इस सीरीज के साथ साथ आप लोगों ने इन क्वेश्चन आंसर को घर पे भी लिखना शुरू कर दिया तो आपकी आंसर राइटिंग भी काफी बेहतर हो पाएगी। तो ये सीरीज आज से शुरू हो रही है और एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को देखना है, इसके आंसर्स को खुद लिखना है और इससे आप निश्चित तौर पे पॉलिटी में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो चलिए आज से ही इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ये: विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। अब अगर कोई बच्चा ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़े तो वो हो सकता है कर देगा एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या पक्ष हैं क्या विपक्ष हैं लिख दिया और समितियों की बात ही नहीं की, तो भी नंबर कट जाएंगे। और यदि कोई स्टूडेंट विभिन्न समितियों के आलोक में केवल चुनाव सुधारों के ऊपर लिखाया और एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में विशिष्ट चर्चा नहीं की तो भी नंबर कट जाएंगे। ऐसे में क्वेश्चन की डिमांड को समझना जरूरी है। क्वेश्चन के यदि हम पार्ट्स की बात करें तो पहला आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि जितनी भी समितियां हैं उनके द्वारा सुझाए गए जो जो विचार हैं चुनाव सुधार के संदर्भ में, उनका जिक्र इस आंसर में हमें करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे अलग अलग समिति, भले ही आपको सारी समितियां याद नहीं है, 4-5 समितियों का जिक्र करके उन्होंने क्या क्या सुधारों का सुझाव दिया है वो आप लिख दें। और उसके साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की बात डिटेल से करनी पड़ेगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों जरूरी है, इसके क्या पक्ष हैं और इसके साथ ही इसकी क्या आलोचना है और होना क्या चाहिए। बात समझ में आई? ये होगा आपके क्वेश्चन का सार, है ना। तो दोनों पक्षों को आपने इस तरीके से अपने क्वेश्चन में शामिल कर दिया तो निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर पाओगे और आपको बेहतरीन नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम भूमिका लिख देंगे। भूमिका में हम भूमिका के जस्ट बाद लिख देंगे कि चुनाव सुधार हेतु जो समितियां हैं के सुझाव क्या है। यहां पे आप एग्जाम्पल देके कुछ कुछ समितियों का जिक्र कर दोगे। थर्ड पार्ट में आप लिखोगे वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, चुनाव सुधार के संदर्भ में इसके पक्ष में लिखोगे क्योंकि डिटेल से लिखना है, विशिष्ट संदर्भ में लिखना है। उसके बाद इसकी आलोचना में आप कुछ तर्क दे सकते हो और फाइनली हम लिखेंगे निष्कर्ष। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज में चलेगा। तो आपके क्वेश्चन की पूरी डिमांड इस आंसर में कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि सबसे पहले हम भूमिका में लिख सकते हैं कि चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने भारत में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव करने का प्रस्ताव रखा है। आप यहां से शुरुआत कर सकते हो क्योंकि ये मेन क्वेश्चन एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में है। तो ऐसे में आप इसके आगे विस्तार कर सकते हो कि समय समय पे अलग अलग समितियों ने चुनाव सुधारों पे अपना ध्यान
दिया है ना, चुनाव सुधारों के संबंध में अलग अलग जो अनुशंसाएं हैं वो की हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हम लिख देंगे कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए विचार। अच्छा, जब आप इन समितियों द्वारा सुझाए गए विचार लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर चुनाव सुधार जरूरी क्यों है। तो जो इनकी रिकमेंडेशंस है वो इसलिए आई क्योंकि इन मुद्दों पे चुनाव सुधार चाहिए। जैसे सबसे पहले आप विधि आयोग की बात कर सकते हैं। इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव सुधारों की सिफारिश की, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता, चुनाव वित्त पोषण में पारदर्शिता और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र पर ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे में 3 आवश्यकताएं ऑटोमेटिकली पता लग गई कि भाई देखो, अपराधीकरण दूर करना है, आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करना है, वित्त पोषण में पारदर्शिता लानी है। तो इस संदर्भ में विधि आयोग ने चुनाव सुधारों के संदर्भ में अनुशंसाएं की और विधि आयोग ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात की है। इसके साथ ही वेंकट चलैया आयोग बना, यह भी चुनाव सुधारों के संबंध में है और इसने भी चुनाव आयोग जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में सुधार की अनुशंसा की। अपराधीकरण से किस तरीके से हम दूर रखें प्रतिनिधियों को, यानी अपराधीकरण के मुद्दे को इन्होंने संबोधित करने की अनुशंसा की और चुनाव अभियानों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की बात की। तो वेंकट चलैया ने भी लगभग, हालांकि सारी समितियों के रिकमेंडेशन लगभग एक जैसे ही हैं, है ना, कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन मोटे तौर पे यही सारे सुधार की सिफारिशें सारी समितियां करती हैं। उसके बाद आप गोस्वामी समिति का जिक्र कर सकते हैं। इन्होंने भी राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति, चुनावी भ्रष्टाचार, चुनावी हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। साथ ही संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जो संविधान समीक्षा आयोग बना 2002 में, उसने भी राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने, चुनाव में काले धन की समस्या से निपटने से संबंधित सुधारों का प्रस्ताव रखा था और साथ ही अनुचित प्रभाव को सीमित करने के लिए चुनावी अभियानों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण का सुझाव दिया था। यानी समय समय पे अलग अलग सुधारों की वकालत अलग अलग समितियों द्वारा की जाती रही है। तारकुंडे समिति, इसने भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और चुनाव के राज्य वित्त पोषण का सुझाव दिया था। इसी तरीके से इंद्रजीत गुप्ता समिति थी, राज्य वित्त पोषण की वकालत इसने भी की और वोहरा समिति विशेष तौर पे राजनीति में अपराधीकरण की जांच की मांग की गई। और फाइनली रामनाथ कोविंद पैनल बना और इन्होंने एक नया अनुच्छेद 82A और अनुच्छेद 327 में संशोधन सहित 15 संशोधनों का सुझाव दिया और यह कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव सुधार का एक तरीका हो सकती है। यहां तक आते आते आपने फर्स्ट पार्ट को समेट दिया। अच्छा, अब कई बच्चे के दिमाग में आएगा, मैम हमें तो इतनी समितियां याद नहीं है। आपको सारी समितियों का जिक्र नहीं, ये मॉडल आंसर है इसलिए मैंने मैक्सिमम लिख दिया है इसमें, लेकिन आपको सबका जिक्र करना ये जरूरी नहीं। लेकिन आप जो मुख्य चुनाव समितियां हैं, जैसे विधि आयोग का आप जिक्र करोगे ही, ये गोस्वामी समिति जो है, ध्यान रखिएगा इसका जिक्र आप, वेंकट चलैया समिति, गोस्वामी आयोग, है ना, संविधान समीक्षा, इसका नहीं भी करोगे, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति, आप जब चुनाव सुधार पढ़ते हो तो इन समितियों का जिक्र आप देखते ही हो। याद करने में कोई तकलीफ इसलिए नहीं होगी क्योंकि लगभग सभी समितियों के मुद्दे वही हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के मुद्दे वही हैं। भाई, चुनाव सुधार के लिए क्या क्या आधार है? अपराधीकरण ना हो, है ना, वित्त पोषण में पारदर्शिता आ जाए, इसके साथ ही एक तरीके से कई समितियां कहती है कि राज्य द्वारा वित्त पोषण होना चाहिए चुनाव का, चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। यही सारे सजेशंस हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि विभिन्न समितियों ने चुनाव सुधारों के क्या क्या सुझाव दिए हैं अलग अलग समय पे। अब इसी के संदर्भ में एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है, इस पार्ट को आपको इतना डिटेल से नहीं बताना है जितना मैंने यहां पे मॉडल आंसर में लिखा है। इसको आप संक्षिप्त में लिखोगे, मेन फोकस फिर आपका रहेगा एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है, यानी इससे क्या क्या होगा। सबसे पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन से चुनाव लागत में कमी आएगी, क्योंकि जब एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे, अलग अलग राज्यों राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराने से वित्तीय व्यय में भारी कटौती होगी। और जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं, तो वित्तीय भार बढ़ रहा है। तो इससे
वित्तीय भार में कटौती होगी और जो वित्तीय व्यय बचेगा, है ना, जो पैसा बचेगा उसको जनता के हित में लगाया जा सकता है। और इससे एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनावी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और एक साथ चुनाव कराने से कहीं ना कहीं व्यय में कमी होगी। तो इसलिए आवश्यकता है, ये एक बेहतर सुझाव का तरीका हो सकता है। दूसरा, यदि हम सजेशन की बात करें या इसके पॉजिटिव उस पक्ष की बात करें, तो शासन में व्यवधान को न्यूनतम करना, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं वैसे वैसे आदर्श आचार संहिता लग जाती है और आदर्श आचार संहिता के लगने से शासन में, गवर्नेंस में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो ऐसे में यदि एक देश एक चुनाव को यदि हम आयोजित करेंगे तो बार बार आदर्श आचार संहिता लगने का जो व्यवधान है उससे बचा जा सकता है और इससे शासन में, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में आसानी हो सकती है। तीसरा इसका पक्ष है चुनावी थकान पर अंकुश लगाना। अक्सर जब कभी राष्ट्र का चुनाव, कभी केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, कभी राज्य के हो रहे हैं, तो कभी स्थानीय हो रहे हैं, तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो थकान अनुभव करते हैं। मतदाताओं का जो मोह भंग होता दिखता है चुनाव प्रक्रिया से, है ना, तो मतदान की संख्या, मतदान का जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है। ऐसे में जब एक साथ चुनाव होंगे तो मतदाताओं में उत्साह होगा, है ना, जुनून होगा। तो ऐसे में जो मतदान का रेशियो है वो बढ़ेगा और ऐसे में डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत होगी। तो तीसरा इसका पक्ष ये लिख सकते हैं। अगला इसका पक्ष लिख सकता है कि लोक लुभावनवाद के बजाय नीति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जैसे बार बार जब चुनाव होते हैं ना, दीर्घकालिक शासन रणनीतियों के बजाय जो पार्टियां हैं वो लोक लुभावन नीतियों पे बात करती हैं, है ना। यदि एक बार चुनाव हो गए तो अब पार्टी को अगले 5 साल शासन चलाना है, लेकिन यदि बार बार चुनाव हो रहे हैं तो बार बार पार्टियां वही जनता को लुभाने की बातें करेंगी, नीतियों पे ध्यान केंद्रित कम करेंगी। तो ऐसे में यदि एक देश एक चुनाव होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो नीतियां हैं वो बेहतर बन पाएंगी, दीर्घकालिक नीति निर्माण जनता के कल्याण के लिए बेहतर हो पाएगा। साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय में भी सुधार हो पाएगा। जब केंद्र और राज्यों के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ हो रहे हैं तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोपण की जो अवधारणा है वो कमजोर होगी और केंद्र राज्य के समन्वय में सुधार होगा। तो ये तो इसकी पॉजिटिविटी हो गई। और कहीं ना कहीं बहुत सारे, जैसे विधि आयोग की बात करें या रामनाथ कोविंद पैनल की बात करें, इन्हीं आधारों पे कहा कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन हम इसकी कुछ चुनौतियां भी लिख सकते हैं, लिखनी भी चाहिए, है ना, केवल एक पक्षीय हमें आंसर नहीं लिखना है। यदि इसकी चुनौतियों की बात करें तो जवाबदेही में कमी। कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से मतदाताओं की सरकारों को नियमित रूप से जवाबदेह ठहराने की क्षमता सीमित हो जाएगी, क्योंकि अब तो एक बार इलेक्शन हो गए तो 5 साल तक वही सत्ता में रहेंगे। ऐसे में क्या होता है, जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो यदि मान लो केंद्र की कोई पार्टी सही नीतियां नहीं बना रही तो राज्यों के इलेक्शन में उस पार्टी को जनता हरा सकती है ना। तो ऐसे में जवाबदेह बनी रहती हैं पार्टियां बेहतर काम करने के लिए। तो ये कहा गया काफी विशेषज्ञों द्वारा कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से जो जवाबदेहिता है वो सीमित हो जाएगी प्रतिनिधियों की, क्योंकि जनता को सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदर्शन के प्रति असंतोष व्यक्त करने के कम अवसर मिलेंगे, इसलिए ये सही नहीं है। दूसरा, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के असामयिक त्यागपत्र या असामयिक निधन या त्यागपत्र के चलते भी उपचुनाव होंगे तो पूरी तरीके से तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की अवधारणा को लागू नहीं ही किया जा सकता। तीसरी चुनौती है स्थानीय मुद्दों का कमजोर होना, क्योंकि नेशनल और राज्य स्तर के जब चुनाव एक साथ होंगे तो यह माना जाता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कमजोर हो जाएंगे। एक सर्वे कराया गया और यह कहा गया कि 77% संभावना है कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन का समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पे हावी हो जाएंगे, तो यह भी आलोचना की जाती है। अगला है शक्ति का संतुलन, यानी लोकसभा चुनाव में हावी होने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सकती है। ऊपर वाले पॉइंट से ही मिला हुआ है। तो ऐसे में एक पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हानि का सामना करना पड़ सकता है। और केंद्र में सत्ता केंद्रित करके संघवाद को कमजोर होना, यानी राज्यों की स्वायत्ता इससे खत्म हो सकती है, क्षेत्रीय मुद्दे इससे डगमगा सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जब कम होगा तो
केंद्र की जो सत्ता है वो ज्यादा मजबूत होगी, यानी संघवाद को भी कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है। और इसके साथ अगली चुनौती है संवैधानिक और कानूनी बाधाएं। जैसा कि रामनाथ कोविंद पैनल ने कहा कि 15 संशोधन सुझाए हैं, आम सहमति बनाने में समस्याएं आ सकती हैं और जिससे इसके क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। साथ ही दोस्तों हमारे पास मशीनरी भी बहुत बड़े लेवल पे चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेके कार्मिक और अन्य संसाधनों की उपलब्धता जैसी तार्किक चुनौतियां भी हैं। यहां तक आते आते आपने क्वेश्चन के दोनों पक्षों को फुलफिल कर दिया, यानी भूमिका लिख दी, समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं चुनाव सुधारों के संबंध में वो लिख दिया, और उससे ही ये पुष्ट हो गया कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये कमियां हैं, इनको सुधार दो तो चुनाव सुधार हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और जो सेकंड पार्ट था कि वन नेशन वन इलेक्शन के विशिष्ट संदर्भ में चर्चा करनी है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव पक्ष दिखा दिए और इसकी आलोचना भी दिखा दी। और आगे बढ़ने के रास्ते में आप कुछ सजेशन दे सकते हो कि क्लस्टर राज्य चुनाव, विधि आयोग ने यह सुझाव दिया था कि 5 वर्षों में 2 चुनाव कराए जा सकते हैं, या एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले जितने भी चुनाव हैं, मान लीजिए 2023 में, मान लीजिए 2024 में या 25 में जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को एक साथ करवा दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से क्लस्टर राज्य चुनाव जैसा विकल्प अपनाया जा सकता है। इससे भी जो व्यय है वो कम होगा और इससे संघात्मक व्यवस्था के समक्ष जो खतरा जताने की बातें की जाती हैं आलोचकों द्वारा वो भी कम होंगी। साथ ही खुले संवाद करने की जरूरत है, विचार विमर्श करने की जरूरत है, तब जाके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि यह मुद्दा संघीय ढांचे से संबंधित है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की आगे की जांच और विश्लेषण समय की मांग है। तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, और इस तरीके के मुद्दे पे जहां पे अभी पक्ष और विपक्ष चल रहा है वहां पे एक कंक्लूजन पे पहुंचना सही भी नहीं होगा एग्जाम में कि हाँ अतः अनिवार्यतः कहा जा सकता है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए। नहीं, आप इस तरीके का सजेशन दे सकते हो कि देखो भाई, संघात्मक व्यवस्था किसका मूल ढांचे का भाग है, एसआर मुंबई बाद में बोला भी गया। तो ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव कि आगे की जांच और विश्लेषण समय की मांग है, यानी हम विश्लेषण करें, विचार विमर्श करें, सबकी सहमति इस पे हासिल करें, तब जाके हम इस तरीके के सजेशंस को लागू करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बताइए, आप अब फिर से क्वेश्चन पे आओ। अब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि नहीं? विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए क्लियर एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। तो हमने परीक्षण कर दिया और इस तरीके से निष्कर्ष सहित हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के बीच अंतर बताएं। ध्यान रखना, यहां पे ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। मध्यस्थता के स्थान पे यहां पे पंचाट होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जब आप देखोगे तो वहां पे आर्बिट्रेशन का जिक्र किया गया है, ना कि मध्यस्थता, है ना। तो यहां पे पंचाट होना चाहिए। लेकिन इतनी बात आप लोग समझते हैं कि जब भी हम मेंस के क्वेश्चन भी देखते हैं तो थोड़ा इंग्लिश वर्जन मुख्य शब्दों का जरूर देखना चाहिए। जैसा कि यूपीएससी का इतिहास रहा है, थोड़ा इंग्लिश से हिंदी को जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ वहां हो जाता है कभी कभी। एनीवे, तो लोक अदालतों और जो आर्बिट्रेशन न्यायाधिकरण है उनके बीच अंतर बताना है, और बताइए कि क्या वे दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले सुनते हैं। यानी एक तो अंतर बता देना है और फर्स्ट पार्ट, और दूसरा ये हमें अलग से बताना पड़ेगा कि जो दीवानी और फौजदारी मामले हैं दोनों तरह के मामले सुनते हैं। अंतर बताने के क्रम में भी हम इस बात को बता देंगे, लेकिन स्पेशल हमें इस पे फोकस अलग से भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है ना। तो यहां पे फटाफट सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका के बाद हम लोक अदालतों की बात कर सकते हैं, या तो एक अलग अलग बता दो कि लोक अदालत पहले, उसके बाद ये जो पंचाट व्यवस्था है ये, यानी मध्यस्थता न्यायाधिकरण जो हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, इंग्लिश में बेसिकली आर्बिट्रेशन जो है, इन दोनों को बता दो या इनके एक साथ डिफरेंस बता दो, है ना। फर्स्ट पार्ट भूमिका, सेकंड पार्ट इन दोनों में अंतर, और तीसरा पार्ट है ये वाला फोकस कि दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले सुनने को लेके हमें अलग से बताना पड़ेगा, और फाइनली कंक्लूजन। तो सबसे पहले यदि हम इसकी भूमिका की बात करें तो चाहे लोक अदालतें हो चाहे मध्यस्थता न्यायाधिकरण हो, ये वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर तंत्र है।
जिनका उद्देश्य ही है लागत प्रभावी और त्वरित न्याय प्रदान करना। और ये कहीं ना कहीं लोक अदालतें और जितने भी आर्बिट्रेशन न्यायाधिकरण वगैरह हैं, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 39A निशुल्क विधिक सहायता जैसे आदर्शों के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आप आर्टिकल 39A का जिक्र कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, जबकि दोनों पारंपरिक अदालतों के बाहर विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दोनों एडीआर के तंत्र हैं, यानी जो पारंपरिक न्यायिक तंत्र है उससे बाहर मामलों को सुनवाई पे जोर देते हैं, लेकिन अपनी संरचना को लेके, अपने अधिकार क्षेत्र को लेके और अपनी प्रक्रियाओं को लेके लोक अदालतों में और आर्बिट्रेशन यानी पंचायत न्यायाधिकरणों में हमें काफी अंतर देखने को मिलता है। तो भूमिका में आपने बता दिया एडीआर के पार्ट है, आर्टिकल 39A के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और ये दोनों भले ही एडीआर के पार्ट हैं और न्यायालयों से बाहर ये मामलों का सुलह कराते हैं, लेकिन फिर भी संरचना है, आकार है, उद्देश्य है, बेसिकली इन आधारों पे इनमें हमें काफी अंतर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लोक अदालतों का जिक्र कर दो। लोक अदालतें भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जिसका उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना है और शीघ्र न्याय प्रदान करना है। ध्यान रखना, लोक अदालतों पे एक अलग से वीडियो मैंने स्टडी IQ IAS हिंदी इसी चैनल पे पढ़ा रखा है। लोक अदालतें मैंने बताया भी था, पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप वो वीडियो सुन सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे उसका क्रक्स तो बता ही दूंगी। तो ये भी एडीआर का पार्ट है और इसका उद्देश्य है अदालतों पे बोझ कम करना और शीघ्र न्याय प्रदान करना। साथ ही कानूनी आधार की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इनको गठित किया जाता है ना। तो 1987 का जो अधिनियम है ये, इसके तहत इनको गठित किया जाता है। साथ ही मामलों की प्रकृति की यदि बात करें तो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को ये सुन सकते हैं। विशेष तौर पे इसमें सिविल मामले, वैवाहिक मामले, संपत्ति के विवाद इत्यादि शामिल हैं। और ऐसे आपराधिक मामले जो समझौता योग्य हैं, जो कठोर आपराधिक मामले हैं, उनको लोक अदालतों के तहत नहीं लाया जा सकता। जो छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं, मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, सर फोड़ दिया, है ना, छोटा मोटा, है ना, किसी की चोरी कर ली छोटी मोटी, तो ऐसे मामलों को, छोटी मोटी, है ना, बड़ी नहीं, तो जो समझौता योग्य आपराधिक मामले हैं उनको यहां पे सुलझाया जा सकता है। तो यानी लोक अदालतों में सिविल और आपराधिक दोनों मामले शामिल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपराधिक वाला अपवाद मैंने बता दिया आपको। यदि हम इसके लाभ की बात करें तो किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, कोई किसी भी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता, त्वरित और अनौपचारिक प्रक्रिया है ये, और साथ ही इसके जो निर्णय हैं वो बाध्यकारी होते हैं और इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गया लोक अदालत। अब यदि हम बात करें शक्तियों की, ये समझौते के आधार पर विवादों का निपटारा करते हैं और इनके निर्णयों को सिविल न्यायालय के आदेश के तौर पे माना जाता है और इनके निर्णयों के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेसिकली जो अपील है वो नहीं हो सकती। यानी निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से लिए जाते हैं जिससे सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित होता है। लोक अदालतों का सार ये निकला, 1987 के जो नलसा एक्ट है उसके तहत ये गठित हैं, अनौपचारिक हैं और इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। सिविल न्यायालयों के आदेश के तौर पे इनके निर्णयों को माना जाता है और साथ ही हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं है। सिविल के साथ साथ आपराधिक मुद्दों को भी ये डील कर सकते हैं। अब यदि हम मध्यस्थता न्यायाधिकरणों की बात करें तो ये ऐसे मंच है जो विवादों को प्राय जो संविदात्मक प्रकृति के होते हैं उन्हें मुकदमेबाजी के बजाय पंचाट के माध्यम से सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम है 1996 का, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के द्वारा इनको गठित किया गया है। ये किस तरीके के मामलों को देखेंगे तो ये विवाह और ये दीवानी वगैरह मामलों को नहीं देखते, बल्कि जो वाणिज्यिक विवाद है या व्यवसायिक अनुबंध और अंतरराष्ट्रीय विवाद है किसी व्यवसायिक या वाणिज्यिक मुद्दे को लेके, तो ऐसे मामलों को ये सुलझाते हैं। साथ ही आपराधिक या वैवाहिक विवादों के लिए ये पंचाट जो आर्बिट्रेशन जो न्यायाधिकरण है ये लागू नहीं होते। तो ये अंतर हम दिखा रहे हैं ना कि भाई उसका गठन 1987 के तहत, इसका 1996 के तहत, ये कैसे मामलों को देखेंगे, ये ऐसे मामलों को देखेंगे, तो डिफरेंस देख रहे हो। यदि हम इसके लाभ की तुलना करें तो ये भी पारंपरिक अदालती प्रक्रियाओं की तुलना में कम औपचारिक है और विषय वस्तु के आधार पे जो विशेषज्ञ मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है, इसमें विशेषज्ञ मध्यस्थ होते हैं जो बेसिकली दोनों पक्षों को बैठा के समझौता करवाते हैं और इनके निर्णय भी बाध्यकारी होते हैं।
निर्णय के विरुद्ध अपील करने की सीमित गुंजाइश होती है, जिसमें अधिकांश मामलों में मध्यस्थता ही अंतिम समाधान बनती है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे रखा है कि यदि कोई मध्यस्थता न्यायाधिकरण भारत सरकार के नियमों के विरुद्ध कोई निर्णय देता है तो ऐसे में अपील की जा सकती है, लेकिन सामान्यतः अपील नहीं होती है ना, लेकिन अपवाद है, कुछ मामलों में अपील हो सकती है। तो यहां तक आते आते हमने अंतर बता दिए। आप इस तरीके से भी अंतर बता सकते हो जैसे मैंने बताया, और यदि आपके पास समय कम है, आपको फटाफट डिफरेंस बताने हैं दोनों में, तो आप इस तरीके का चार्ट बना के भी डिफरेंस बता सकते हैं। परिभाषा विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत गठित है और ये 1996 के तहत गठित है। ये समझौता परक है, अनौपचारिक है, ये भी एक तरीके का अनौपचारिक ही है, ठीक है। गैर न्यायिक, जिसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश या कानूनी विशेषज्ञ करता है, और ये बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए इसके पास न्यायिक प्राधिकार है, जो आपका मध्यस्थता न्यायाधिकरण है ना। ये 87 द्वारा गठित, ये 96 द्वारा गठित। यहाँ पे बातचीत, सुलह और समझौते के माध्यम से विवाद समाधान होता है, बातचीत के माध्यम से, सुलह, समझौते के माध्यम से, और यहाँ पे मध्यस्थता समझौते और मध्यस्थता पुरस्कार के आधार पर समाधान होता है, जिसमें मध्यस्थ न्यायाधीश के तौर पे काम करते हैं। ऑलमोस्ट ये इस मामले में समान ही है। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे सिविल और पारिवारिक मामले आते हैं, यहां पे विशेष तौर पे वाणिज्यिक विवाद आते हैं, आपराधिक मामलों में इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। दोनों पक्ष सहमत हो तब ये बाध्यकारी होगा, अंतिम होगा। ये भी बाध्यकारी होता है, लेकिन कुछ मामलों में अपील की जा सकती है। यहां पे कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगेगा लोक अदालतों में, यहां पे पक्षकार लागत वहन करते हैं, और मध्यस्थता शुल्क के कारण ये अधिक भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। आप यदि इतने सारे डिफरेंसेस में से 4-5 डिफरेंस भी ले आओगे, गठन को लेके, मामलों की प्रकृति को लेके, निर्णयों की बाध्यकारिता को लेके, अपील को लेके, और फाइनली ये शुल्क को लेके, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मैंने अलग अलग बता दिया। आपको ये दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, या तो इस तरीके से लिखिए या उस तरीके से लिखिए। बात समझ में आई? इतना समय आपको, ये तो मॉडल आंसर है, इसलिए मैंने दोनों को शामिल कर लिया। आपके पास इतना समय ही नहीं होगा यूपीएससी के एग्जाम में कि आप दोनों चीजों लिखो। रिपीटेशन होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो मैं रिपीट कर सकती हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप लिखोगे तो आपको रिपीटेशन से बचना है ना। मैं तो कई बार 4 चीजें बोल देती हूँ, चार बातें, मतलब एक बात 4 बार बोल देती हूँ, वो मेरा समझाने का तरीका है ना। लेकिन आपको रिपीटेशन से बचना है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अंतर। अब यदि हम बात करें सिविल और आपराधिक मामलों में शक्तियां, तो लोक अदालतें, क्योंकि सेकंड पार्ट था ना कि क्या दोनों सिविल आपराधिक मामले में शक्तियां हैं, तो यदि लोक अदालतों की बात करें तो हमें पता है संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद जैसे सिविल मामलों में विचार किया जा सकता है। आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन समझौता योग्य अपराध यानी छोटे मोटे आपराधिक मामले भी इसके तहत सुने जा सकते हैं। लेकिन जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण है, केवल सिविल मामले, विशेष तौर पर वाणिज्यिक मामले सुने जाएंगे। आपराधिक मामलों पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो दोनों पार्ट, अब यदि आप एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलें, ये देखो लोक अदालतों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के बीच अंतर बता दिए, फटाफट बता दोगे। उसके बाद बताएं कि क्या वो दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले सुनते हैं। तो यहां पे भी डिफरेंस का ही मैटर था, लेकिन अलग से लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में अलग से पूछा है। और फाइनली हम निष्कर्ष में बताएंगे कि देखो भाई, ये जो दोनों आधार है ना, ये जो दोनों तंत्र हैं, ये बेसिकली मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए उपयुक्त हैं, और ऐसे में दोनों तंत्र पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करने में योगदान करते हैं और त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो आपका ये आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी था ये। अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको लोक अदालतों का ज्ञान था या फिर पंचायत आर्बिट्रेशन वगैरह का ज्ञान था, थोड़ा थोड़ा, उस ज्ञान के आधार पे ही आप 4-5 सिर्फ अंतर लिख के और बेस अंतर बता देते और निष्कर्ष लिख देते, आपको बेसिक नंबर मिल जाते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, कहने का यही अभिप्राय है। कहना क्या चाहता है? कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप, यानी जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है उसका विकास हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ज्यादा पावरफुल है, संसद हाशिए पर चली गई। अब कई बच्चे इससे सहमत होकर लिखाएंगे और निष्कर्ष में लिख देंगे, अतः कहा जा सकता है कि संसद हाशिए पे चली गई है, मंत्रिमंडल ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। नंबर मिलेंगे? नहीं। यूपीएससी के क्वेश्चंस में ये समझना जरूरी है कि जो यूपीएससी ने पूछा है, कई बार आप 100% उससे सहमत हो, ये जरूरी नहीं है।
हमेशा उससे सहमत हो ये जरूरी नहीं है। आपको कई बार अपने लॉजिक्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले तो आप कैबिनेट प्रणाली के तहत, मतलब कैबिनेट प्रणाली कैसे ज्यादा मजबूत, भूमिका लिखोगे, भूमिका। फिर कैबिनेट प्रणाली कैसे मजबूत हुई और संसदीय प्रणाली को कैसे कमजोर किया। तीसरा, ऐसा नहीं है कि संसदीय प्रणाली कमजोर है, संसदीय प्रणाली के भी बहुत सारे साधन हैं जो अभी भी मजबूत हैं, जिनके चलते अभी भी संसदीय प्रणाली बेहतर तरीके से काम कर रही है। और फाइनली निष्कर्ष लिखोगे। अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आगे स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको। और यहां पे आप इस बात का भी जिक्र कर दोगे कि देखो भाई, जब केंद्र में एक पार्टी की सरकार होती है, अखंड बहुमत होता है ना, तो ऐसे में फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। लेकिन गठबंधनों की सरकार में हम संसद को हाशिए पे तो जाते हुए नहीं देख सकते। और वर्तमान यदि सरकार की बात करो तो वर्तमान भी गठबंधन की है, तो संसद की इंपॉर्टेंस तो नहीं खत्म हो सकती ना। तो ऐसे में दोनों पार्ट इसके हमें लिखने पड़ेंगे। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल सरकार है, और मंत्रिमंडलीय सरकार में बेसिकली सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय होता है ये मंत्रिमंडलीय, जिसमें प्रधानमंत्री और जितने भी अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जिन्हें राज्य प्रमुख आमतौर पर राष्ट्रपति या सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो संसदीय प्रणाली का आधार लिख दिया आपने कि सबसे प्रमुख मंत्रिमंडल सरकार हो, बेसिकली प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है ना। सारे निर्णय इनके द्वारा ही लिए जाते हैं और इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम भारत की बात करें विशेष तौर पे, तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब यदि विधायी एजेंडे पर कैबिनेट का प्रभुत्व, क्यों? तो इस क्वेश्चन का जो सहमति वाला पक्ष है कि ये क्वेश्चन सही कैसे है, कि कैसे कैबिनेट प्रभुत्व है और संसद हाशिए पे जा रही है। तो सत्ता का केंद्रीकरण जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में है, तो ऐसे में जितने भी नीति निर्माण है या जितने भी विधायी निर्णय है वो सारे प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा बेसिकली लिए जाते हैं। जैसे केंद्रीय बजट सहित जितने भी प्रमुख विधेयक हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए जाते हैं, फिर संसद में पेश किए जाते हैं। यानी सत्ता का केंद्रीकरण किसमें है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल में। सारे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय, अलग अलग जितने भी निर्णय हैं इनके द्वारा ही लिए जाते हैं, इसलिए कैबिनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, संसद की सीमित भूमिका। आप देखोगे कि संसद की भूमिका अक्सर मंत्रिमंडल द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों पे बहस करने की, चर्चा करने की होती है, उन्हें मंजूरी देने तक ही सीमित होती है। संसद की भूमिका बाद में शुरू होती है, निर्णय पहले मंत्रिमंडल लेता है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल द्वारा कानून पेश किए जाने के बाद महत्वपूर्ण बदलावों की गुंजाइश कम रह जाती है। जैसे कृषि कानून, विवादास्पद कृषि कानून को सीमित संसदीय बहस के साथ पारित किया गया था। तो इससे पता लगता है कि संसद की भूमिका तो कम है। अगला है कार्यकारी आदेश और अध्यादेशों की भूमिका में वृद्धि। अध्यादेश हमें पता है कि भाई जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति के पास ये विधायी शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत, और ये अध्यादेश मंत्रिमंडल के अनुमोदन पे ही, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदन पे ही लाते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं तत्काल विधायी अनुमोदन की इस प्रकार के अध्यादेशों को आवश्यकता नहीं होती। इससे विधायी प्रक्रिया में संसद की भूमिका कम होती है और राष्ट्रपति के द्वारा कई बार इन अध्यादेशों की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी आलोचना की गई कि एक ही विषय पे बार बार अध्यादेश लाया जा रहा है, जिससे संसद की भूमिका और सीमित हो जाती है। कई प्रकार के इसी तरीके के विधेयकों को अध्यादेश के माध्यम से लागू कर, जैसे कृषि बिल तो अध्यादेश के माध्यम से ही लाया गया, तो इससे संसद की भूमिका सीमित हुई, मंत्रिमंडल की भूमिका बढ़ी। बात समझ रहे हो? यानी सत्ता के केंद्रीयकरण का मुद्दा हो, संसद की सीमित भूमिका का मुद्दा हो, अध्यादेशों की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा हो, पार्टी अनुशासन और विप की भूमिका का मुद्दा हो। जैसे आप देखते हो कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद विप प्रणाली से बंधे हुए होते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही मतदान करेंगे। तो बहुमत किसका? पार्टी का, और पार्टी के सारे सांसद सत्ता पक्ष के पक्ष में ही जाएंगे। तो ऐसे में सरकार के प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें चुनौती देने में सांसदों की स्वतंत्रता भी प्रतिबंधित होती है। और जब जो भी सत्ता पक्ष में होता है उसी के निर्णय पारित होने की, उसी के जो मुद्दे पारित होने की संभावना ज्यादा होती है। तो सचेतकों की या पार्टी अनुशासन की भूमिका, फिर संसदीय बहस में कमी आई है। कार्यपालिका का प्रभुत्व और पार्टी अनुशासन के कारण अक्सर संसद में आलोचनात्मक चर्चा, बहस सीमित हो गई है। विशेष रूप से मजबूत बहुमत वाली सरकार यदि हो तो फिर संसदीय बहस कम हो जाती है।
2019 में जो CAA था उसको बिना किसी बहस चर्चा, ज्यादा व्यापक बहस या चर्चा के पारित कर दिया गया। तो संसदीय बहस में कमी आई, आने से भी संसद की जो शक्ति है वो कमजोर हुई, मंत्रिमंडल ज्यादा पावरफुल हुआ। उसके साथ संसदीय समितियां कमजोर होती हैं, जैसे संसदीय समितियां जो कानून की जांच करने का बेसिकली काम करती हैं, उनकी भूमिका में भी गिरावट देखी गई। मंत्रिमंडल प्राय समिति की सिफारिशों को ही नजरअंदाज कर देता है और महत्वपूर्ण विधेयकों को समिति के पास ही नहीं भेजता। इसकी आलोचना की जाती है ना कि समितियों के पास भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में भारी गिरावट आई, तो समितियों के पास विधेयक जाते ही नहीं, उन पे चर्चा ही नहीं हो पाती, तो समितियां कमजोर हुई। और मंत्रिमंडल के निर्णयों का प्रभुत्व, यानी जितने भी नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे संसद नहीं बल्कि संसद के परामर्श के बिना मंत्रिमंडल निर्णय लेती है। हमें चाइना के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, हमें जो इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पे क्या रणनीति अपनानी है ना, रशिया यूक्रेन युद्ध पे क्या हमारा निर्णय होगा, ये संसद डिसाइड नहीं करती, ये सरकार डिसाइड करती। तो ऐसे में संसद की भूमिका सीमित, और वित्तीय शक्तियों पे तो आप कार्यकारी नियंत्रण को देखोगे ही, है ना। वित्तीय शक्तियों में आप देखोगे कि चाहे बजट को अनुमोदित करने की शक्ति तकनीकी तौर पे संसद के पास है, लेकिन वित्तीय नीति पर मंत्रिमंडल का निर्णय होगा, है ना। क्या कैसी वित्तीय नीति बनानी है, कितना पैसा कहां खर्च करना है, ये सब सरकार तय करती है। और फिर सरकार का बहुमत अगर संसद में है तो फिर चुनौती देना भी सरकार के निर्णयों को मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में और कानून निर्माण में घटती भूमिका, जिसे हम प्रत्यायोजित विधायन के नाम से जानते हैं। भाई कानून बनाना किसका काम? संसद का काम। लेकिन आप देखोगे कि जो संसद केवल निर्णयों को औपचारिक रूप देती है, इससे विधायी जांच में कमी आती है ना। जैसे 1991 के उदारीकरण कार्यकारी निर्णय थे जिसमें संसदीय भागीदारी सीमित थी। इस पॉइंट को आप अगले वाले पॉइंट के साथ ऐड ऑन कर सकते हो। प्रत्यायोजित विधायन यानी संसद विधायी शक्तियों को कार्यपालिका को सौंप देती है, इससे कानून बनाने में उसकी सर्वोच्चता कम हो जाती है। तो ये जो प्रत्यायोजित विधायन है ये भी कहीं ना कहीं संसद की पावर, संसद की शक्ति को कमजोर करता है। ये एक पक्ष हुआ। अब मैं ये फिर बता रही हूं, मॉडल आंसर है, इतना लिखने का स्कोप नहीं है। अगर आप पॉइंट्स में भी लिखा है, एक एक दो दो चीजें आपने एक्सप्लेन कर दी, एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख दिए, दैट्स इट, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? यानी जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका समझ में आया। सत्ता का केंद्रीकरण है, संसद की सीमित भूमिका, फिर अध्यादेशों की भूमिका में वृद्धि, पार्टी अनुशासन, व्हिप की भूमिका, संसदीय बहस में कमी आई है, संसदीय समितियां कमजोर हुई हैं, मंत्रिमंडल के निर्णयों का प्रभुत्व बढ़ा है, वित्तीय शक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण बढ़ा है, प्रत्यायोजित विधायन है। और इन सारे के सारे तर्कों से हम ये समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल ज्यादा पावरफुल हुई है संसद की तुलना में। अब यदि हम इसका दूसरा पार्ट देखें कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के कारण संसदीय सर्वोच्चता के हाशिए पर जाने के विरुद्ध तर्क, भाई ऐसा नहीं है कि संसद बिल्कुल ही हाशिए पे चली गई, बल्कि अभी भी संसद के पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिन साधनों के माध्यम से संसद मंत्रिमंडल पे नियंत्रण रखने का काम करती है, जैसे संसदीय निगरानी और समितियां। मजबूत कैबिनेट प्रणाली के बावजूद जो विभिन्न स्थायी समितियां हैं और वित्तीय समितियों के माध्यम से संसदीय निगरानी कार्यपालिका पर बनाए रखती है, जैसे लोक लेखा समिति सरकारी व्यय की जांच करती है और कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो इस तरीके की जो वित्तीय समितियां हैं वो कार्यपालिका पर संसद की निगरानी बनाए रखने का काम करती हैं। दूसरा, वाद विवाद और प्रश्नकाल। संसद में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने का काम करती है, जिसमें आप देखते हो संसदीय सत्र, बहस, प्रश्न, प्रस्तावों का एक मंच है जहां कार्यपालिका को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। और प्रश्नकाल के माध्यम से जो मंत्री हैं, है ना, जो सरकारी नीतियां हैं उन पे स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति है। तो संसद इस तरीके के जो एक तरीके से साधन है, इन साधनों के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। फिर सामूहिक जिम्मेदारी। आर्टिकल 75(3) स्पष्ट तौर पे कहता है कि जो कार्यपालिका है वो सामूहिक और निरंतर रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे में यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। भारत में अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल को हटा सकता है, जिससे यह पता चलता है कि संसदीय सर्वोच्चता बरकरार है, यानी संसद हाशिए पे नहीं गई है। तो सामूहिक जिम्मेदारी वाला पॉइंट है। फिर संसद की विधायी शक्तियां हैं।
भले ही निर्णय उन्होंने लिए, लेकिन कानून बनाना तो संसद का काम है ना। ऐसे में आप देखोगे संशोधन और प्रमुख कानून पारित करना संसद का काम है, जिसके लिए अक्सर संसदीय बहस और आम सहमति की आवश्यकता होती है। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने में संसदीय इनपुट शामिल था, ये केवल कार्यकारी निर्णय नहीं था। तो ऐसे में विधायी शक्तियां हैं संसद के पास, संविधान संशोधन की शक्तियां हैं संसद के पास। अकेले सरकार तो संविधान संशोधन नहीं ना कर सकती, और संविधान संशोधन करने के लिए तो फिर दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत भी होना चाहिए। तो ऐसे में संसद की शक्तियां बरकरार हैं। अब जाके आपका क्वेश्चन, अगर आप केवल क्वेश्चन से सेटिस्फाइड होकर लिख दोगे, अतः कहा जा सकता है कि कार्यपालिका ही सब कुछ है, संसद गई पानी में, नंबर नहीं मिलेंगे। आपको दूसरा पॉइंट भी बताना पड़ेगा कि ऐसा 100% मामलों में सच नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जब अखंड बहुमत किसी पार्टी का है तब थोड़ी संसदीय जो एक तरीके से शक्तियां हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में या फिर हम कहें गठबंधन सरकारों में तो संसद ठीक ठाक तरीके से काम करती है। हालांकि यहाँ पे जो संसद की कुछ कमियां हमने पहले देखी थी, उसमें आप कुछ सुझाव बता सकते हो कि भाई संसदीय समितियों को मजबूत बनाना चाहिए। उसके बाद बैठकों की संख्या एक तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए कि कम से कम 110 दिन तो बैठकें होंगी ही होंगी। बैठकों की संख्या यदि कम होगी तो संसद की प्रभावशीलता कम होगी, तो बैठकों की क्षमता इसको सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विधायिका के भीतर रचनात्मक आलोचना की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है ना। तो इस तरीके के सजेशंस दे सकते हो। और फाइनली हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इन कदमों को उठाकर कैबिनेट प्रणाली और संसदीय सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार की दोनों शाखाएं सुशासन और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं। यानी दोनों में संतुलन होना ही किसी भी देश की व्यवस्था के लिए अच्छा है ना। विशेष तौर पे भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसमें कैबिनेट को शक्तियां हैं, लेकिन कैबिनेट का भी निरंतर और सामूहिक तौर पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बने रहना जरूरी है। तो ऐसे में दोनों में जब बैलेंस होगा तभी जाके हम सुशासन को, डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। हम जन कल्याण के लिए जो नीतियां हैं उनको व्यापक तरीके से बना पाएंगे, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो क्लास है आपकी डेली चलेगी। मैं किसी दिन 2 क्वेश्चन, किसी दिन 3 क्वेश्चन, किसी दिन 4 क्वेश्चन, इस तरीके से आज हमने 2024 के 3 क्वेश्चन करने का प्रयास किया। अब ये नहीं है कि चुपचाप सुन के और खुश होके हाँ 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 हमें तो आ गया और बैठ गए। अब आपका दायित्व ये बनता है, और जो बच्चा ये करेगा है ना, साथ साथ करता जाएगा। 3 क्वेश्चन लिखना आसान नहीं है, लेकिन इकट्ठा अगर मैं कहूँ 100 क्वेश्चन लिख दो तो नहीं लिखे जाएंगे। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आपने तीनों क्वेश्चन सुने है ना, समझे। अब आपको ये खुद से अपनी हैंडराइटिंग में लिखने हैं। 250 शब्दों में तीनों लिख देना है ना। कोई 150 में होगा, कोई 100, 200, 250। आप ये मान के चलो कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। ये मॉडल आंसर है, यहाँ पे वर्ड्स बहुत ज्यादा है ना। आप रटा रटाया सेम नहीं रट सकते, लेकिन आप मूल मुद्दों को, यदि क्वेश्चन की डिमांड को समझे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड जब तक नहीं फुलफिल करोगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये सीरीज आपको बेहतर लगेगी और ये सीरीज आपकी तैयारी में निश्चित तौर पे रामबाण सिद्ध होगी, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन 2025 में यदि आपको अटेम्प्ट देना है ना, तो SIP प्लस 2025 सक्सेस इन प्रीलिम्स शुरू हो चुका है मात्र 5,999 में। 15 नवंबर से क्लास शुरू है। बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी पीटी की। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी इंक्लूड होगी। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप है, वेबसाइट पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live। ये मेरा कोड है LDLIVE। इस कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 5,999 में मिल रहा है। साथ ही यदि आप 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 में बेसिकली अटेम्प्ट देना है, तो लॉन्ग टर्म बैच भी है, 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। LD Live कोड के साथ आप उस बैच से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आप जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। और इसके साथ ही ये जरूर बताइएगा ये सीरीज कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन की डिमांड समझ में आई, क्वेश्चन कैसे लिखोगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे आंसर लिखते समय, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।